morning students, or good afternoon, good evening, just take this according to the time you're watching this video. My name is Shwetanki and today I'm going to start the third chapter of class 11, that is motion in a straight line. But chapter start करने से पहले I'll give you the structure of class 11th physics. Why? Because जब आप reference book purchase करने जाते हो मार्केट में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाली, तो उस रेफरेंस बुक के चैप्टर नेम में और NCERT के चैप्टर नेम में थोड़ा डिफरेंस होता है. ऑल्दो टॉपिक्स सेम रहने वाले हैं, कॉन्सेप्ट आर ऑब्वियसली नेवर गोना चेंज एज लॉन्ग एज द नेचर परमिट्स. तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है जब नेम में डिफरेंस आता है. तो उस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए आई विल क्विकली टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 11 सिलेबस. स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहला यूनिट होता है बेसिक फिज़िक्स का, या कह सकते हो आप जनरल फिज़िक्स भी बोलते हैं कई बार उसको. The next unit is mechanics. Mechanics is further divided into three sub-branch: statics, kinematics, and the last one is dynamics. All right, and the next unit is thermal physics. Thermal physics. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ NCERT, तो जनरल फिज़िक्स में हमारे NCERT का 2 चैप्टर आता है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर. ओके, फर्स्ट चैप्टर आपका है फिजिकल वर्ल्ड एंड द सेकंड चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. क्यों ये जनरल फिज़िक्स में है बच्चों? क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड इज़ द इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम यूनिट्स पढ़ते हैं, डायमेंशन पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, जो कि सारे फिज़िक्स में है, आई मीन हर चैप्टर्स में है. ठीक है, उसके बाद हमारी मेजरमेंट होती है. सो वेन एवर यू आर मेजरिंग समथिंग यू नीड टू डिफाइन द मेजर्ड वैल्यू अप टू सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, उसके बाद आपकी एरर है, एरर कैसे प्रोपोगेट करती है. तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में है, ये फिज़िक्स के हर चैप्टर में है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जनरल फिज़िक्स. फाइन. नेक्स्ट आपका है मैकेनिक्स. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आपकी जनरल फिज़िक्स का पार्ट हो गया. मैकेनिक्स में आपका सबसे पहला है स्टैटिक्स. स्टैटिक्स क्या है पहले ये जान लेते हैं बच्चों. तो स्टैटिक्स बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. फाइन. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होता है या इक्विलिब्रियम में होता है, तो उस कंडीशन के लिए, उस इक्विलिब्रियम पे कंडीशन के लिए कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है, क्या क्या एंगल है फोर्सेज के बीच का, ये सारी स्टडी जो होती है वो हम स्टैटिक्स में करते हैं. तो इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. फाइन. ठीक है, तो इफ़ आई टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ NCERT, सो वी डोंट हैव एनी डेडिकेटेड चैप्टर टू दिस पर्टिकुलर सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, दैट इज स्टैटिक्स. पे कोई चैप्टर नहीं है हमारा NCERT में. ऑल्दो ऑब्वियसली टॉपिक हैं, हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना है NCERT में, लेकिन कोई चैप्टर डेडिकेटेड नहीं है. अब स्टैटिक्स है कहाँ फिर? देखो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्लास 11th एंड 12th फिज़िक्स. पढ़ना सब कुछ है, हमें थोड़ा थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है. ठीक है, फिज़िक्स का लगभग सब झलक हमें 11th-12th में मिल जाती है, पूरे फिज़िक्स की झलक मिल जाती है. लेकिन बिल्कुल अच्छे से हम इसमें कुछ भी नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं. स्टैटिक्स की हम बात करें, अगर जो बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आपको मैकेनिक्स पढ़ना होगा. किसी भी ब्रांच को सेलेक्ट करो, आपको मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा. मैकेनिक्स में स्टैटिक्स पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं. वहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल बताती हूँ. जैसे कोई ब्रिजेस वगैरह, ब्रिज फॉर्म होता है, तो आपको क्या लगता है, क्या ब्रिज की डिज़ाइनिंग बस उसके ब्यूटिफिकेशन पे होती है कि ये वाले ब्रिज का स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है ऐसा बना दो? नहीं बच्चों, उसकी डिज़ाइनिंग के पीछे इंजीनियर्स होते हैं और वो उस डिज़ाइन को ऐसा बनाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा, आई मीन लोड, जो उसकी लोड कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, डिपेंड करता है ब्रिज आप कहाँ पे बना रहे हो, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. अगर बहुत ज़्यादा ऐसा इलाका है जहाँ पे काफ़ी सारी व्हीकल उस पे पास करती है, तो उसकी लोड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, तो लोड कैपेसिटी के लिए स्ट्रक्चर्स वैसे बनते हैं ब्रिजेस की कि वो अपनी लोड कैपेसिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके. प्लस पिलर्स कहाँ कहाँ देने होंगे. ठीक है, तो उस ब्रिज की इक्विलिब्रियम को हम जो डिज़ाइनिंग के वक्त जो करते हैं वो आपकी स्टैटिक्स में आती है. या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हमको स्टैटिक रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसकी स्टडी कहाँ होती है? आपकी स्टैटिक्स में होती है. फाइन. नेक्स्ट है हमारा काइनेमेटिक्स. तो बच्चों, काइनेमेटिक्स इज़ द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है
तो उसकी मोशन से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, काइनेमेटिक्स में करते हैं। तो लिख लीजिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो ऑल द पैरामीटर्स रिलेटेड टू एनी मूविंग पार्टिकल कहाँ पढ़ते हैं, हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रही है, कितनी डिस्टेंस उसने मूव की, कितने टाइम में की, उसकी स्पीड क्या रही होगी, अगर स्पीड चेंज कर रही है तो किस रेट से चेंज कर रही है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चैप्टर है काइनेमेटिक्स में, तो काइनेमेटिक्स में हमारा 3rd चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड द नेक्स्ट है आपके 4th चैप्टर दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। ओके बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। लाइक अगर आपने कोई पार्टिकल थ्रो किया है तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि बेटा जो आपने पार्टिकल थ्रो किया है सर्टेन वेलोसिटी से, तो मुझे बताओ कितने टाइम में जाके कहीं पे वो हिट करती है। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स है ना, लाइक वेलोसिटी, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें काइनेमेटिक्स में होने वाली है। उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे मोशन के साथ साथ मोशन के पीछे जो कॉज है जिसकी वजह से मोशन हो रही है उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं, डायनेमिक्स में करते हैं। मीन्स डायनेमिक्स इज द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज वेल एज द कॉज बिहाइंड द मोशन। तो यहाँ पे मोशन प्लस कॉज की बात करते हैं, यानी फोर्स आ गया तो पावर आ गया, पावर आ गया तो एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करते हैं, डायनेमिक्स में करते हैं। अब बात आती है डायनेमिक्स में हमारे NCERT में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो बच्चों सारे चैप्टर, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर इन 1, 2, 3, 4 को छोड़ के और थर्मल फिजिक्स को छोड़ के हमारी कहाँ पे आती है, डायनेमिक्स के अंदर आती है। तो 5 to 10 चैप्टर आपके डायनेमिक्स में आ गए। अब थर्मल फिजिक्स क्या है बच्चों, तो थर्मल फिजिक्स में वो सारे चैप्टर्स हैं जो हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड है, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज़, देन थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो ये NCERT के चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। ठीक है, इसके अलावा आपका 14 चैप्टर है जो आपका डायनेमिक्स में आ गया, ऑसिलेशन और वेव मोशन। कभी कभी डायनेमिक्स में पढ़ते हैं इसे, और कभी कभी इसके लिए अलग से तुम्हारी चैप्टर होती है वेव की। अब वेव को एक अलग सा यूनिट मान सकते हो, वेव। और इसमें कौन सा चैप्टर आ जाता है बच्चों, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, ओके। सो इस बाइफर्केशन से बच्चों इतना तो क्लियर है दैट मैकेनिक्स अलोन होल्ड्स ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। तो मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम मैकेनिक्स का ही एक सब ब्रांच काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी NCERT का 3rd चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो लेट्स बिगिन काइनेमेटिक्स। Kinematics. We already know that kinematics is the sub branch of mechanics which deals with the study of motion of any object. अब बच्चों काइनेमेटिक्स में जो जितने भी ऑब्जेक्ट की स्टडी हम करेंगे वो जनरली पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगी। तो ये भी समझ लेते हैं व्हाट इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आज बेसिक्स ही बातें करने वाले हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, तो देखो कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि वो किसी गिवन टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, लिख लीजिए पहले डेफिनेशन, एनी ऑब्जेक्ट क्या लिखा मैंने, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी considered as point object if in a given time it covers very large distance in comparison to its own size. For example, जैसे अगर हम अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ठीक है, तो उस मोशन की स्टडी को हम वाइल स्टडिंग द अर्थ, द मोशन ऑफ अर्थ, हम अर्थ को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, क्योंकि जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रही है उस ऑर्बिट की रेडियस अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो वहाँ पे अर्थ जो खुद इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको भी हम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। दूसरी एग्जांपल में जैसे आपकी ट्रेन सपोज 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो वाइल स्टडिंग दैट मोशन
हम अगर उस मोशन में सर्टेन पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं तो हम उस जगह पर ट्रेन को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। ऑल्दो ट्रेन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बट 10 किलोमीटर के कंपैरिजन में ट्रेन की लेंथ को हम नेग्लिजिबल मानते हैं और उसे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे 9th में आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से पास कर रही है तो प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली क्रॉस करती है कितने टाइम में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे हम ट्रेन को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेन की लेंथ को भी कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म को पास करने में आई मीन वहाँ पे डिस्टेंस क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आपकी ट्रेन की लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है, तो वहाँ पे ट्रेन की भी लेंथ हमको कंसिडर करनी पड़ती है। ओके बच्चों, तो ये बात थी पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अब हम बात करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती है, या तो वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे हो सकता है या तो अपने स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है। तो हम ये भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। लिख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट टू स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट होती है? द फर्स्ट वन इज state of rest and the second one is state of motion. Now what is state of rest? अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती समय के साथ किसी ऑब्जर्वर के रिलेटिव, तो उस ऑब्जर्वर के रिलेटिव पर्टिकुलर पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे होगी। ठीक है, लिख लो, इफ द पार्टिकल, if any object ओके, क्या लिखा मैंने? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम रिलेटिव टू एनी ऑब्जर्वर, देन द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ये लास्ट वाला लाइन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वर के रिलेटिव में कोई पार्टिकल रेस्ट पे या मोशन में होती है। सेकेंड है आपका, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट changes its position with time relative to an observer, then the object is said to be in motion with respect to observer। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट लिख देना मोशन में। समझ में आ रही है बात? यानी एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि किसी भी पार्टिकल का रेस्ट पे होना या मोशन में होना ये टोटली डिपेंड कर रहा है आपके ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर कहाँ से उसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब इसको अगर समझ में नहीं आ रही है बच्चों बात, तो मैं इसको एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। मी टेक अनदर पेज। सपोज़ मैंने एक ट्री लिया, एक पेड़ लिया, ओके, सो वी हैव अ ट्री एंड वी हैव अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट ट्री। ठीक है, थोड़ा सा इसको कलरफुल बना दूँ। ओके, सो नाउ दिस ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग द ट्री। मैं इस ऑब्जर्वर का नाम दे देती हूँ ओ, और इस ट्री को मैं कह देती हूँ टी। ठीक है, इस ट्री का नाम है टी। ओके, अब इस ऑब्जर्वर के हाथ में एक घड़ी है, घड़ी भी बना दूँ। ठीक है, इस ऑब्जर्वर के हाथ में घड़ी है और वो देख रहा है कि किसी सर्टेन टाइम पे ट्री की सर्टेन डिस्टेंस थी, इससे सर्टेन डिस्टेंस पे था ट्री, और आफ्टर सम टाइम ये देख रहा है कि ट्री सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच की दूरी, ट्री और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब इसके लिए वो ट्री क्या है, रेस्ट पे है। फाइन, समझ में आ रही है बात? अब देखो, मैं अगर ऑब्जर्वर चेंज कर दूँ, अगर मैं ऑब्जर्वर थोड़ी देर के लिए, सपोज एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कार पे बैठा है, ठीक है, एक व्हीकल यहाँ से इसके पास से पास करती है, नाउ दिस कार इज मूविंग टूवर्ड्स द ट्री, और ये ऑब्जर्वर जिसको मैं ओ डैश का नाम दे दूँ,
इसने भी घड़ी पहन रखी है और ये देख रहा है कि समय के साथ द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड दिस ऑब्जर्वर ओ डैश इज़ डिक्रीजिंग। तो ये कह सकता है कि द ट्री इज़ मूविंग टुवर्ड्स हिम, या इसके रेस्पेक्ट में ट्री क्या है, मोशन में है, क्योंकि समय के साथ साथ उसे लग रहा है उसके रिलेटिव ट्री क्या कर रही है, उसके करीब आ रही है, बिकॉज द डिस्टेंस इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी कि एक सेम ऑब्जेक्ट ट्री क्या है, एक बार रेस्ट पे है, एक बार मोशन में है, डिफरेंट ऑब्जर्वर के रिलेटिव। ओके, तो यहाँ पे एक बार मैं इसको समराइज कर दूँ। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री है बच्चों। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर आपकी ओ होती है तो ये रेस्ट पे होता है, और अगर यही सेम ट्री ऑब्जर्वर ओ डैश होगी तो ये क्या होगा, मोशन में होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, ये एक रिलेटिव टर्म है। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहीं पे। सपोज इस पे एक ड्राइवर भी बैठा है, ऑब्वियसली कार तो बिना ड्राइवर के चलने वाली नहीं है, तो यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा है। इस ड्राइवर का नाम मैं देती हूँ डी। ठीक है, डी। अब मुझे बताओ, अगर इस ड्राइवर डी को मैं ऑब्जेक्ट मान लूँ, इस ड्राइवर डी को अगर ये ऑब्जर्वर ओ अगर नोटिस करेगा, सपोज मैं डी को ऑब्जेक्ट मान लूँ, तो ओ के रिलेटिव मुझे बताइएगा इसकी ड्राइवर की स्टेट क्या होगी। बिकॉज ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि टाइम के साथ साथ ड्राइवर इससे दूर जा रहा है, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जर्वर एंड द ड्राइवर इज़ इंक्रीजिंग। तो वो कह सकता है कि ड्राइवर क्या है, मोशन में है, इस ऑब्जर्वर के रिलेटिव। ओके, अब मैं बात करूँ इस ऑब्जर्वर की, ओ डैश की, तो ये ड्राइवर ओ डैश का रिलेटिव क्या होगा बच्चों, बिकॉज ही इज सिटिंग बिहाइंड हिम। तो अगर जब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो उसके और ड्राइवर के बीच की पोजीशन हमेशा सेम रहने वाली है, समय के साथ चेंज नहीं होगी। तो इस ओ डैश के रिलेटिव ड्राइवर की पोजीशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो वो कह सकता है कि उसके रिलेटिव ड्राइवर क्या है, रेस्ट पे है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी हमें मिल गया कि द सेम ऑब्जेक्ट डी इज़ एक बार मोशन में है, दूसरी बार रेस्ट पे है। डिपेंड कर रहा है कि आप किस ऑब्जर्वर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ से बच्चे एक बात हम लिख सकते हैं, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, दीज आर रिलेटिव टर्म। यानी कोई भी पार्टिकल अगर हम ये कह रहे हैं कि रेस्ट पे है तो आपको ये बताना होगा कि किस ऑब्जर्वर के रिलेटिव वो रेस्ट पे है। फाइन। कई बार ट्रैवलिंग करते वक्त बच्चों, आई एम श्योर कि आपने सुना होगा कोई जंक्शन आने वाला है या कोई स्टेशन निकल गया। क्या सच में कोई जंक्शन आता है आपकी तरफ, या आप उस जंक्शन की तरफ अप्रोच करते हो? बट इट्स ऑल राइट, फिजिक्स में ये भी सही है, क्योंकि आपके रिलेटिव आप रेस्ट पे होते हो उस वक्त, आपके रिलेटिव आप रेस्ट पे होते हो, तो ऑब्वियसली वो जंक्शन आपकी तरफ आ रहा होता है। तो फिज़िक्स में ये भी करेक्ट है। ओके, तो ये बातें थी रेस्ट और मोशन की। हमने क्या जाना कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव टर्म होता है, एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब आपका नेक्स्ट टर्म होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वाई डू वी नीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम मोशन की कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होता है? तो आपके सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट और क्लॉक। देखो, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लॉक से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो ये तो हमें पता लग जाएगी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से, और कितने टाइम में चेंज कर रहा है ये हमें पता लग जाएगी क्लॉक से। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, देन अगर स्पीड चेंज कर रहा है तो वो कितने टाइम में चेंज कर रहा है, इससे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आ जाती है, तो वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ पैरामीटर्स कैन बी फाउंड आउट यूजिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लॉक समझ में हमें आती है, क्लॉक वही सिंपल सी क्लॉक है जिससे आप टाइम देखते हो। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है ये हम समझते हैं। ओके,
सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बेसिकली बच्चों 3 लाइंस होती है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे तुम्हारी एक लाइन कुछ ऐसी है, दूसरी लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर होगी कुछ ऐसी होगी, ठीक है, और ये क्या होगी, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी। ओके, इस लाइन का नाम हम देते हैं एक्स एक्सिस, इस लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और एक थर्ड लाइन जो इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, यानी अगर ये 2 लाइन इस वाइट बोर्ड पे लाई कर रही है, इस प्लेन में लाई कर रही है, तो थर्ड वाली लाइन क्या होगी, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसको मैं कुछ टिल्टेड लाइन से बना दूँ, कुछ ऐसे बना दूँ। ओके, इसको हम नाम देते हैं जेड एक्सिस का। ओके, अब ये लाइन वाई पे भी परपेंडिकुलर है और एक्स पे भी परपेंडिकुलर है, तो कुछ इसको ऐसे बना दें। देखो ये वाई पे परपेंडिकुलर हो गई और यहाँ पे हम इसको एक्स पे परपेंडिकुलर भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शायद आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि दीज 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, अब बात करते हैं ये कहाँ, जहाँ पे मीट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों। इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, और इसको हम ओरिजिन का भी नाम देते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होती है रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड में हम कहते हैं ये पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, इसके लेफ्ट साइड में हम कहते हैं ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके, इसके ऊपर साइड में ये पॉजिटिव वाई होगी और नीचे के साइड में ये क्या हो गई, नेगेटिव वाई हो गई। ओके, इस पॉइंट के आगे की साइड में ये पॉजिटिव जेड हो गई और पीछे के साइड में ये क्या हो गई, नेगेटिव जेड हो गई। ओके, तो ये क्या हो गई, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है जो किसी भी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में होती है, ठीक है। जहाँ मीट करती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब बात आती है बच्चे कि किसी पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, चलो वो भी समझ लेते हैं हम। सो वी हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मीटिंग एट पॉइंट ओ। पॉजिटिव वाला साइड लिया हमने एक्स वाई एंड जेड का, ठीक है। हमें स्पेस में कोई पॉइंट है जिसकी एड्रेस फाइंड आउट करनी, या कह सकते हो उसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, तो क्या तरीका है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमने डायग्राम बनाया यहाँ पे, ये रिजेंबल कर रही है आपके कमरे के, आपके रूम के किसी कॉर्नर को। अगर उस कॉर्नर का नाम मैं ओ दे दूँ तो उस ओ से अटैच्ड आपकी एक साइड एक्स हो जाएगी, दूसरी वाली साइड आपकी जेड हो जाएगी और थर्ड वाली साइड आपकी वाई हो जाएगी। ऑल्सो उस ओ से अटैच्ड आपकी 3 प्लेन्स है, 2 वॉल है और एक आपका फ्लोर है। अगर मैं इसको कलर कर दूँ, जैसे आपकी वाई जेड क्या हो जाएगी, एक वॉल आपकी वाई जेड वाली वॉल हो जाएगी, ये वाली। सेकेंड वॉल हो जाएगी आपकी ये एक्स वाई, एंड द थर्ड plane will be your floor xz, this one. ओके, सपोज़ आपके पास एक पॉइंट है स्पेस में जिसकी मुझे एड्रेस बतानी है, जिसका मुझे कोऑर्डिनेट बताना है। पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं तीनों प्लेन से। सबसे पहले हम वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए वाई जेड प्लेन से, एंड सपोज ये डिस्टेंस है तुम्हारी 2 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर डिस्टेंस है, तो हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट हमारी 2 मीटर है और आपकी पहली एंट्री जाती है एक्स कोऑर्डिनेट की 2 मीटर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एक्स जेड प्लेन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यानी तुम्हारी ये येलो वाली हो गई एक्स जेड प्लेन, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के देखते हैं, ये कितनी है बच्चों। सपोज ये अगर 4 मीटर है तो सेकेंड एंट्री आपकी जाती है 4 मीटर, and the third will be the z coordinate which is the perpendicular distance from xy plane। यहाँ पे ये ब्लू वाली क्या हो गई, xy plane हो गई, यहाँ से हम इसकी perpendicular distance देखते हैं, ठीक है। सपोज ये तुम्हारी है 3 मीटर, तो यहाँ पे थर्ड एंट्री चली गई 3 मीटर। x कोऑर्डिनेट, देन y कोऑर्डिनेट, देन z कोऑर्डिनेट। याद रखना ये सीक्वेंस आपकी चेंज नहीं होगी, यही सीक्वेंस रहेगा। अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट P पे अगर हमें पहुँचना है और आपको मैंने ये एड्रेस दे दिया, ये कोऑर्डिनेट्स दे दिया 2, 4, 3, तो क्या आप इस P पॉइंट पे पहुँच सकते हो? क्या कोई स्पेस की दूसरी पॉइंट होगी जो सेम एड्रेस को डिनोट करेगी? नहीं बच्चों, ये एड्रेस यूनिक है। आपको अगर ये एड्रेस मिलेगी तो आप हमेशा इसी पॉइंट पे पहुँचोगे, ठीक है। कैसे? अब देखो कैसे इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, थोड़ा ध्यान देना। देखो
हमें पता है कि हमारी पहली एंट्री 2 मीटर है, यानी हमें पता है हमारी एक्स कोऑर्डिनेट 2 मीटर है, तो हम ओरिजिन पे पहले खड़े हैं। हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग 2 मीटर चलते हैं, 1 मीटर 2 मीटर, ये तुम्हारी हो गई 2 मीटर। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग हम 2 मीटर चलें, रुक जाओ। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड एंट्री हमारी 4 मीटर है, यानी हमारी वाई कोऑर्डिनेट 4 मीटर है, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें 4 मीटर चलना है। ठीक है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल हमें 4 मीटर चलना है। ये तुम्हारी हो गई 1 2 3 एंड दिस इज़ 4, ये हो गई तुम्हारी 4 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे आए थे ना अभी, इस पॉइंट से हम वाई के पैरेलल टर्न करते हैं और वाई के पैरेलल हम क्या करते हैं, 4 मीटर चलते हैं। यहाँ तक पहुँचे अभी। उसके बाद आपकी थर्ड एंट्री है 3 मीटर, यानी z कोऑर्डिनेट 3 मीटर है, z के अलॉन्ग आपको 3 मीटर चलना है। यहाँ पे तुम्हारी ये 1 हो गई, 2 हो गई, ये हो गई तुम्हारी 3 मीटर। हम क्या करते हैं, z के पैरेलल होके हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम हैं, इसका मतलब कहाँ है बच्चों, हम अभी XY प्लेन पे हैं, अभी हम XY प्लेन पे हैं, हमारी z कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। समझो बात को। अब इस पॉइंट से हमको z कोऑर्डिनेट की z के तरफ चलना है, z एक्सिस की तरफ चलना है, कितना, 3 मीटर चलना है। तो हम यहाँ से देखते हैं, इसके पैरेलल ये लाइन है, यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 मीटर चलते हैं, हम पहुँच जाते हैं अपने इस P पॉइंट पे, जो कि हमारा डेस्टिनेशन भी था। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे क्या किसी दूसरे पॉइंट पे हम पहुँचे, नहीं, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों। ये याद रखना कि सीक्वेंस ऑल्टर नहीं होगा, आपकी पहले एक्स कोऑर्डिनेट जाएगी, फिर वाई जाएगी, फिर जेड कोऑर्डिनेट जाएगी। तो बच्चों ये हो गई आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस। ओके, अगर इसमें आप क्लॉक को अटैच कर दो तो ये बन जाती है आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करके आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर वो पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो नई वाली पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लॉक का यूज़ करके आप ये फाइंड कर सकते हो कि पार्टिकल अपनी पोजीशन कितने टाइम में चेंज कर रहा है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। डिफरेंट पैरामीटर्स को आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको कंप्लीट पैरामीटर्स का नॉलेज देगा। ठीक है बच्चों, अब बात आती है हमारे टाइप्स ऑफ मोशन की, जो डिपेंड करती है आपकी चेंजिंग पोजीशन पे। ओके, सो टाइप्स ऑफ मोशन एंड कोऑर्डिनेट चेंज। देखो बच्चों, कोई पार्टिकल अगर मूव कर रही होती है ना, तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन भी चेंज करिए समय के साथ। पोजीशन चेंज करने का मतलब उसकी एड्रेस चेंज हो रही है, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे 2, 4, 3 लिखा है, ये हमेशा तो ये नहीं रहने वाला, अगर मूव करिए तो ये चेंज हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। वाइल मूविंग, अगर आपकी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होती है, अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल मोशन है, या मोशन स्ट्रेट लाइन में है, या उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। लिख लो, स्ट्रेट लाइन मोशन, या बोलते हैं इसको इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी मैं जेड एक्सिस नहीं बना रही। ओके, एंड सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल थी किसी समय में, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट्स थी वाई एक्सिस में 2 मीटर एंड एक्स में इसकी कोऑर्डिनेट थी 1 मीटर, यानी इस पार्टिकल का एड्रेस था 1, 2। ओके, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चली आती है। इस जगह पे इसकी एड्रेस थी 2, 2, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस में 2 मीटर एंड वाई में अभी भी इसकी कोऑर्डिनेट क्या रहती है, 2 ही रहती है। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ चली आती है, ठीक है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट इसकी अभी क्या हो गई, 3 हो गई, और वाई कोऑर्डिनेट अभी भी इसकी 2 है इस जगह पे। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3, 2, ठीक है। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहाँ चली आती है और इस वक्त इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कुछ 4 है और वाई कोऑर्डिनेट अभी भी क्या है, 2 है, 4, 3। तो देख सकते हो कि थ्रू द इंटायर मोशन, अगर मैं इस मोशन को ऐसे डिनोट करूँ तो थ्रू द इंटायर मोशन इसकी
एक कोऑर्डिनेट ही हमेशा चेंज हो रही है, कौन सी? एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इसकी हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। और ये हमें दिख भी रहा है बच्चों की पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, सिंपल सा एग्जांपल था कि पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन, या वन डायमेंशनल मोशन, या रेक्टिलिनियर मोशन। ध्यान देना। सेकेंड टाइप हो गई आपकी मोशन इन अ प्लेन और टू डायमेंशनल मोशन। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टोन लेके हम सर्टेन एंगल से थ्रो कर रहे हैं, ग्राउंड से सर्टेन एंगल से थ्रो करते हैं, तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी बच्चों? कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री होगी, यहाँ पे आके कहीं पे हिट करेगा, ये ट्रेजेक्ट्री ये फॉलो करेगा। ओके, अगर मान लो हम ग्राउंड से हम क्या बनाते हैं? एक एक्स एक्सिस बनाते हैं यहाँ पे, और वर्टिकली हम बनाते हैं वाई एक्सिस, तो हम देख सकते हैं कि थ्रू आउट द मोशन इसकी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये मोशन क्या है? एक प्लेन में हो रहा है। किस प्लेन में हो रहा है बच्चों? एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है, टू डायमेंशनल मोशन है। फाइन। थर्ड टाइप होता है आपका मोशन इन अ स्पेस, या कह सकते हो थ्री डायमेंशनल मोशन। उसमें आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आपकी जो फर्स्ट वाली टाइप है ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, और सेकेंड वाली टाइप हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर में, ठीक है बच्चों। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। टिल देन स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।